हेलो बच्चों आज हम पढ़ेंगे किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव के कारण उसमें कितनी ऊर्जा विद्यमान होती है। ठीक है, मतलब कोई द्विध्रुव अगर बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो उसमें कितनी ऊर्जा होगी। ठीक है, इसके लिए बच्चों हम दो केस मानते हैं। कितने केस? दो केस। कि जैसे माध्यम हमारे पास विद्युत क्षेत्र का, उसमें हम पहले द्विध्रुव को लेकर आएंगे अनंत दूरी से। ठीक है, अनंत दूरी से मतलब आप ऐसा मान लीजिए कि किसी भी विद्युत द्विध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा होती है, किसी विद्युत द्विध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो हमेशा उस कार्य के बराबर होती है, वो हमेशा उस कार्य के बराबर होती है जो कि उसे अनंत दूरी से उस विद्युत क्षेत्र में लाने में खर्च होती है। जैसे मान लीजिए, मैंने आपको कहा था लास्ट वीडियो के अंदर भी, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक मार्कर है। ठीक है, ये यहाँ पे रखा हुआ है और मैं इसको लिख कहता कहाँ से? अनंत दूरी से। ठीक है, तो जो अनंत दूरी से मैं जब इसको ला के रखूँगा इस माध्यम में या फिर इस पृष्ठ के ऊपर, तो जो मैं कार्य करूँगा वो इस द्विध्रुव की विद्युत स्थिर ऊर्जा में क्या हो जाएगा? रूपांतरित हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, इसलिए देखो हमने दोबारा मैं बोल रहा हूँ, ध्यान देना, किसी भी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा सदैव उस कार्य के बराबर होती है जो कि उसे अनंत दूरी से उस विद्युत क्षेत्र में लाने में क्या होती है? खर्च होती है। ठीक है, तो देखो बच्चों हम कैसे करते हैं चीज़ों को, ध्यान दीजिए। हम सबसे पहले एक माध्यम मानेंगे जहाँ पे विद्युत क्षेत्र क्या है? पहले से ही क्या है? उपस्थित है। ठीक है, ये मेरे पास क्या होगी? दिशा होगी किसकी? विद्युत क्षेत्र की। ध्यान रहेगा? ठीक है, अब ध्यान दीजिए। अब अनंत दूरी पर मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास क्या है? अनंत दूरी पर क्या रखा हुआ है? एक द्विध्रुव रखा हुआ है। ठीक है, अब बच्चों हमेशा आप लाइफ में कभी भूल मत जाना कि मेरे पास ये द्विध्रुव अगर है, मान लीजिए नेगेटिव हो रही है पॉजिटिव, तो हमेशा द्विध्रुव को हम इस प्रकार से लाते हैं, हमेशा हम द्विध्रुव को इस प्रकार से लाते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर कैसे हो? एक ही दिशा में हो। कैसे हो? एक ही दिशा में हो। इससे वो स्थायित्व रहता है। क्या रहता है? स्थायित्व ग्रहण कर लेता है। कौन? द्विध्रुव। ठीक है, ये बात आपको भूलनी नहीं है कभी भी। ठीक है, तो देखिए, इसलिए मैंने द्विध्रुव कैसे लिया? इस प्रकार से लिया है। ये मान लीजिए मेरे पास अनंत दूरी पे क्या रखा हुआ है? द्विध्रुव ए भी रखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु ये है, मार्कर है मेरे पास, इसको मुझे खिसकाना है, ये भी भार है माध्यम से। ठीक है, मुझे इसको खिसकाना है, तो मैं कार्य किस पे करूँगा? इस आवेश पे करूँगा, क्योंकि यह आवेश जो होगा जिस पे मैं बल लगाऊंगा, इस बल के वजह से ये धीरे धीरे कहाँ जाएगा? प्रवेश किसमें करेगा? विद्युत क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या मानेंगे? वो सुनना, ये जो ऋणावेश है, अभी यहाँ पे भार है, जब ये ऋणावेश अंदर आ जाएगा, अंदर का मतलब यहाँ आ जाएगा मान लीजिए, तो धनावेश कहाँ होगा? यहाँ पे होगा, तो ये कितना जाएगा? 2a दूरी। ठीक है, तो बच्चा आप ऐसा मानते हो कि हमें कार्य करना पड़ता है किस पे? ऋणावेश पे। किस पे? ऋणावेश पे, ताकि ये कहाँ चले जाए? प्रवेश कर जाए किसमें? विद्युत क्षेत्र में। ठीक है, ये बात आपको भूलनी नहीं किसी भी हाल में। अब देखिए सिंपल सी बात है बच्चों, आपको मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था, कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा में विस्थापन, एक सामान्य भाषा में। लेकिन ध्यान दीजिए मैंने क्या बोला, जैसे मान लीजिए मार्कर क्या है? द्विध्रुव है, इस पर मैं बल लगाऊंगा, ये भार ऐसे रखा हुआ है, तो बल मैं किस तरह लगाऊंगा? इस ऋणावेश पर लगाऊंगा, तभी तो कहाँ जाएगा? ये अंदर धीरे धीरे प्रवेश करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो बल होता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं ऋणावेश माइनस Q पर आरोपित बल गुणा में कितना? विस्थापन। पहली बात तो ये। अब देखिए विस्थापन का अर्थ क्या? दोबारा देखिए, आपको मैंने क्या बोला? ये द्विध्रुव AB जब विद्युत क्षेत्र के अंदर प्रवेश करेगा तो इसका अर्थ क्या है? कि जो माइनस Q आवेश है, ये महत्तम दूरी कितनी कवर करेगा? 2a, तभी तो अंदर प्रवेश कर पाएगा। तो ये जो दूरी होगी कितनी दूरी रहेगी? 2a हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए आपने क्या बोला? माइनस Q पर आरोपित बल।
अगर हम विद्युत बल का सामान्य सूत्र काम में लेवें तो क्या होता है क्यू ई, लेकिन आपने क्या बोला माइनस क्यू आवेश पर, पीछे की तरफ आवेश रखा हुआ है ना माइनस क्यू, तो देखिए तो क्या आएगा माइनस का क्यू गुणा में कितना ई, फिर दो गुणा में क्या रहे विस्थापन, विस्थापन कितना हो जाएगा 2a, फिर आपको पता है इसे हम कैसे लिखेंगे माइनस का 2a क्यू गुणा में कितना ई, तो क्या बनेगा माइनस का p गुणा में ई, समीकरण नंबर 1। ये हमारे पास जो बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा कार्य, ठीक है। ये वो कार्य है, ये वो ऊर्जा है जो कि अनंत दूरी से इस द्विध्रुव को प्रवेश करवाएगी किसके अंदर, इस समरूप विद्युत क्षेत्र के अंदर, ध्यान रहेगा, ठीक है। आगे चलें, ओके। तो देखिए ये हो गया बच्चों कार्य। अब बच्चों पिछले वीडियो में आपने देखा था द्विध्रुव जो होता है वो समरूप विद्युत क्षेत्र में क्या करता है, घूमता है, रोटेट करता है। घूर्णन में जो ऊर्जा खर्च होती है उसका मान आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हो, याद कीजिए PE cos θ1 माइनस का cos θ2, याद आया कुछ, ठीक है। तो देखिए ध्यान देना मेरी बात पे भाई मेरे पास ये आरंभिक कोण था पिछले वीडियो में। देखो बच्चों जिसने भी पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मेरी गुजारिश है लास्ट वीडियो पक्का देखें, उसके अंदर आपको मैंने पूरा समझाया था, इसके बारे में केसेस भी हमने पढ़े थे और ये कैसे आया हमने सब पढ़ा था, ठीक है। तो पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ये आपको टॉपिक बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था ये आरंभिक कोण है और ये क्या है अंतिम कोण है। तो आपको मैंने कहा था इसमें बहुत सारे केस थे, जिसमें न्यूनतम केस जो था, सबसे सरलतम जो केस था वो क्या था, θ1 बराबर कितना 0 डिग्री से θ2 बराबर थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य, थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य, ध्यान दो कितना हमने कहा W बराबर PE तो बाहर है ही, फिर देखिए θ1 का मान कितना रद्द हो गए 0 डिग्री, तो cos 0 कितना हो जाएगा 1, θ2 का मान कितना है थीटा है तो क्या बनेगा 1 माइनस का cos थीटा, समीकरण नंबर 2। ये बात ध्यान रहेगी पक्का। आगे चले, अब ध्यान सुनना, ये हमने क्या प्रथम कार्य, ये हमने क्या किया प्रथम कार्य किया, तो इसको मैंने क्या दिया W1 नाम दिया। ये मैंने कार्य किया तो इसको मैंने नाम क्या दिया W2, ठीक है। दो हमारे पास कार्य हो गए, वो कार्य क्या होती है ऊर्जा होती है, तो हमें निकालना क्या है स्थिर ऊर्जा हमें ज्ञात करनी होती है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, ये दोनों ऊर्जा के सूत्र क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, तो हमारे पास क्या जाएगा कुल ऊर्जा आ जाएगी, ठीक है। तो दोबारा देखो एक बार टॉपिक का समझने की कोशिश करना, इसमें हुआ क्या एक माध्यम था जहाँ पहले से कौन प्रेजेंट था, विद्युत क्षेत्र उपस्थित था। हम अनंत से लेके आए एक द्विध्रुव, क्या लेके आए द्विध्रुव, तो उसमें कार्य लगेगा, कार्य का मान कुछ ना कुछ आएगा, वो कार्य का मान कितना होगा इतना होगा, एक तो वो कार्य, फिर जब वो प्रवेश करेगा अंदर तो घूर्णन में जो कार्य होता है वो भी ऊर्जा ही होगी, तो वो हम निकाल चुके हैं पिछली बार, कितनी आई थी ये। तो इस प्रकार से आप ऐसा मान सकते हो बच्चों कि बाह्य विद्युत क्षेत्र के अंदर हमेशा दो प्रकार के कार्य होते हैं, ठीक है। तो ऊर्जा भी कितनी प्रकार की होगी, दो प्रकार की होगी। तो बस इन दोनों ही कुल कार्यों को हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे, क्या कर देंगे जोड़ देंगे। ध्यान दीजिए क्या आएगा कुल कार्य W बराबर W1 प्लस W2, ठीक है, बराबर ध्यान दीजिए कितना आएगा W1 कितना है माइनस का PE, ध्यान दीजिए कितना है PE 1 माइनस में cos थीटा। तो बस आप देखिए प्लस का P गुना किससे होगा 1 से, तो प्लस का P माइनस का P 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा अंदर माइनस का PE cos थीटा, ठीक है बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों जो आपके फाउंडेशन एग्जाम में काम आता है, नीट एग्जाम में इस पे न्यूमेरिकल आते रहते हैं, ठीक है। तो दोबारा सुन लो एक बार कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में जो ऊर्जा होती है किसकी द्विध्रुव की, वो कितनी होती है U बराबर W तो आएगा साथ में क्या आएगा माइनस का PE cos थीटा, ध्यान रहेगा। तो वीडियो को पॉज करके इसको आप लिख लेना, पहले ये फिर यहाँ से यहाँ तक, ये परिभाषा आप शुरू में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए मैं मिटा रहा हूँ उसको आगे, ध्यान दीजिए देखो बच्चों अब हमें करना क्या पड़ता है, ध्यान दीजिए कि मेरे पास कुल कार्य आ गया। अब देखिए कुल कार्य कैसा है, किस रूप में आ रहा है cos थीटा के रूप में आ रहा है। आपको पता है ऊर्जा कैसी राशि होती है अदिश राशि, तो काम में क्या लेंगे अदिश गुणनफल। इसलिए बच्चों इस सूत्र को
हम लिख सकते हैं किस रूप में, W बराबर U बराबर माइनस का P वेक्टर डॉट ER वेक्टर। क्योंकि आपको पता है, आप 11th क्लास में आपको मैंने समझाया था, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, P का मापांक E का मापांक फिर क्या आएगा cos थीटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास सूत्र हो गया। ठीक है, ये सदिश रूप है किसका, इस मेन सूत्र का। इसका नंबर देते हैं समीकरण नंबर 3, इसको देते हैं समीकरण नंबर 4, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लगा देना फिर तथा, इस रूप में सदिश रूप में ऐसा आ जाएगा। ठीक है, पहली बात तो ये बच्चों। अब देखो बच्चों, इसमें साम्यावस्था के केसेस आते हैं, किसके, साम्यावस्था के केसेस, स्थायी साम्यावस्था और अस्थायी साम्यावस्था। इसके लिए हमें कुछ खास नहीं करना, कोण जो थीटा होता है इसका मान एक बार हम क्या रखेंगे, 0 डिग्री रखेंगे। ठीक है, एक बार कितना रख देंगे, 180 डिग्री रख देंगे। क्यों रखेंगे, ध्यान दीजिए। केस फर्स्ट, यदि बच्चों इस सूत्र में हमने थीटा बराबर कितना माना, मान लीजिए किसमें, समीकरण नंबर 4 में कितना माना, 0 डिग्री माना। तो आप खुद देखिए बच्चों, u बराबर माइनस का PE आएगा, नहीं आएगा, आएगा। तो देखो ऊर्जा कैसी है, नेगेटिव आ रही है, ऋणात्मक आ रही है। आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में, जब ऊर्जा क्या होती है, ऋणात्मक होती है, इसका मान 0 से भी क्या होता है, कम होता है, तो वस्तु कैसी रहेगी, स्थायी रहेगी। क्या रहेगी, स्थायी। इसीलिए बच्चों इस सूत्र को हम बोलते हैं स्थायी संतुलन की अवस्था। क्या बोलते हैं, स्थायी संतुलन की अवस्था बोलते हैं। ध्यान रहेगा। ठीक है, आगे चलो मैं, ओके। फिर देखिए केस टू। अब देखिए बच्चों, अब मैं यहाँ पे थीटा का मान रखूँगा 180 डिग्री। क्यों रखूँगा, ध्यान दीजिए। कोस 180 डिग्री कितना होता है, -1। ठीक है, तो -1 गुणा -1 +1। तो ऐसा करने से मेरे पास ऊर्जा का मान कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो देखिए यदि थीटा बराबर कितना रखा मैंने, 180 डिग्री रखा, तो आप देखिए u बराबर कितना आएगा, प्लस का पॉजिटिव का P गुणा में E। तो देखो ऊर्जा का मान पॉजिटिव आ रहा है, अर्थात 0 से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। तो केमिस्ट्री के मुताबिक जब ऊर्जा का मान 0 से बड़ा होता है तो वह वस्तु क्या होती है, अस्थायी होती है। ठीक है, तो इसे बच्चों हम क्या बोलते हैं, अस्थायी संतुलन की अवस्था। अस्थायी संतुलन की अवस्था, ध्यान रहेगा। और देखो बच्चों, बोर्ड एग्जाम के अंदर इस पे क्वेश्चन भी आता है। अब देखो जैसे क्वेश्चन में क्या है वो सुनिए। क्वेश्चन में आता है कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव, बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की साम्यावस्थाओं को समझाइए। मतलब साम्यावस्थाओं को समझाइए। तो अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, मान लीजिए कितने मार्क्स का, 1 मार्क्स का, तब तो हमें करना क्या पड़ता है, हम पहले लिखेंगे सूत्र कि हम जानते हैं कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, u बराबर माइनस का P cos थीटा होती है। ठीक है, फिर हम ये दोनों केस लिख देंगे 1 मार्क्स के अंदर। ठीक है, अगर यही चीज़ किस में आ जाए, 2 मार्क्स के अंदर आ जाए, तो आपको पूरा टॉपिक करना पड़ेगा। ठीक है, चित्र सहित। आपको पता है डेरिवेशन किसके वजह से हुआ है, चित्र के अनुसार ही हुआ है। ध्यान देगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस प्रकार हमारा ये टॉपिक पूरा हो चुका है, जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक था। आगे हम पढ़ेंगे संधारित्र के बारे में। किसके बारे में, संधारित्र। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है, IIT नीट जो भी आप एग्ज़ाम देते हो, कि इनमें संधारित्र पे न्यूमेरिकल नहीं आए। संधारित्र का एक अलग से पोर्शन होता है, किसका, स्थिर वैद्युति का। ठीक है, तो उसके बारे में अध्ययन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है।